नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार से फिर बड़ी खबर है। अमित शाह के लौटते ही नीतीश कुमार पलट गए हैं। अब ये पलटी सरकार पलटने वाली है या नहीं है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। और बिहार के जानकार, नीतीश कुमार के जानकार सब हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शाह के वापस आते ही, दिल्ली पहुंचते ही पीछे से ये झटका क्यों दिया गया है, ये करंट क्यों लगाया गया है? क्या नीतीश कुमार को अपनी अस्तित्व की अब चिंता हो गई है? जेडीयू को अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी है? ये कई सवाल हैं, एक एक पार्ट में हम समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ शाह के आते ही नीतीश कुमार पलटे नहीं हैं, इंडिया गठबंधन के रास्ते पर खड़े नजर आ रहे हैं। आज की तारीख में जो डिमांड, जो मांग इंडिया अलायंस की थी, जिस रास्ते पर इंडिया गठबंधन चल रहा था, उस रास्ते पर अपना कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ये सारा मामला हमेशा चाहिए होता है एक मुद्दा, एक विषय जिस पर आदमी स्टैंड ले, कदम बढ़ाए। वो मुद्दा बना है वक्फ संशोधन बिल। और वक्फ संशोधन बिल, जिस बिल पर ललन सिंह संसद में भाजपा के साथ और शाह के सुर में सुर मिलाते नजर आए थे, जिस बिल पर जेपीसी में भी जेडीयू ने कोई प्रतिरोध नहीं जताया था, विपक्ष के साथ स्टैंड नहीं लिया था, जब वो बिल संसद की दहलीज पर पहुंच चुका है, उसको पेश किए जाने में बताया जा रहा है कि 24 से 48 घंटा है, 2 अप्रैल की तारीख टेंटेटिव बताई जा रही है। उस वक्त जेडीयू ने 3 ऐसे संशोधन भेज दिए हैं। उन संशोधनों के बाद इस वक्फ संशोधन बिल की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। ये समझना होगा ये संशोधन कैसे हैं, इनको एक्सेप्ट करना यानी वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी के पूरे मंशा को डस्टबिन में डाल देना, क्रैश कर देना, विध्वंस कर देना उनका। ये 3 संशोधन ऐसे हैं, इसलिए संशोधन जो सुझाव आए हैं, इसलिए इन पर चर्चा जरूरी है। ये पूरा यू टर्न है। जो ललन सिंह का वक्तव्य था, जो स्टैंड था, पूरा उलट है। अब सीधे फटाफट हमारे जो साथी हैं उनको जोड़िए कंट्रोल रूम। अभिषेक कुमार, बिहार के जानकार, नीतीश कुमार के जानकार सब हैं, इसीलिए इनको लेकर हम आए हैं। और संतोष संतोष दिल्ली से लेकर बिहार तक के सारे कनेक्शन को समझते रहे, देखते रहे और कवर करते रहे हैं। मैं पहले एक एक संशोधन पे आऊंगा, दर्शकों से कहूंगा एक एक संशोधन आप लोग भी सुनिए। ये गंभीर चर्चा है, एक एक संशोधन। पहला संशोधन जो सुझाव दिया है वो है, जेडीयू ने सरकार से कहा है कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, ये राज्य का मामला है, 3 सूचियां होती हैं, केंद्रीय सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। ये राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे। अगर नए कानून में यही प्राथमिकता बरकरार रहेगी तो केंद्र के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। जिन राज्यों में रबर स्टाम्प वाली सरकारें नहीं हैं, उन राज्यों में फिर इस वक्फ संशोधन बिल की अहमियत खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात यह है। मैं 2 को एक साथ लेता हूं, तीसरा बाद में आएंगे, 2 ले लेते हैं एक साथ। दूसरा सुझाव जो है, वो नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा। पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा बशर्ते वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो। यानी वक्फ में रजिस्टर्ड जो भी संपत्तियां हैं पहले से, उन पर कोई अड़ंगेबाजी, विवाद खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा इस संशोधन के बाद। मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर इस संशोधन बिल का कोई असर नहीं होगा। तो आगे कौन सा मुगल सम्राट आने वाला है कि वक्फ संपत्ति बनेगी? बड़ा समझिए, हम मोटा मोटी भाषा में बताते हैं, पर तकनीकी ज्ञान अभी ये लोग देंगे। तो अब जो है पूर्व रजिस्टर्ड जो है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये असर विहीन हो जाएगा ये पूरा बिल ही। लेकिन कोई विवादित और या सरकारी संपत्ति है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। तो वो तो अगर कोई बिल ना भी आए और कोई गैर पंजीकृत संपत्ति है, विवादित संपत्ति है, सरकारी संपत्ति पर कोई काबिज है, तो आज भी आप जा सकते हैं उसको, जो है आप विवाद में है तो उस पर फैसला कोर्ट के जरिए और तमाम माध्यमों से आ सकता है। सीधे अभिषेक पे चलेंगे, तीसरा संशोधन पे भी आएंगे हम। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, अभी दो दो बताए हूं, 2 सुझाव। अभिषेक, ये क्या हुआ भाई नीतीश कुमार एकाएक? क्योंकि आपको जानकारी होगी कि क्या हुआ शाह के जाने पर, शाह लौटे और लौटने के बाद ये सुझाव, ये तो कहीं से लग नहीं रहा था भाई। ओवैसी भी थक हार चुके थे नीतीश से।
सबने हार मान ली थी कि घुटने द टेक न्यूज चुके हैं। लॉन्चर, आशीष जी, द न्यूज लॉन्चर पर ही मैंने प्रोग्राम किया था परसों, इमारतें सरिया में जिस प्रकार का विवाद हुआ और पूरे बिहार में मैसेज फैला कि जनता दल यूनाइटेड बिहार की राजनीति में अल्पसंख्यकों का एक भी वोट प्राप्त नहीं कर पाएगी, जबकि अब तक का इतिहास रहा है कि कोई कुछ भी कर ले 30% के करीब, जी हाँ 30% के करीब मुस्लिम वोट, चाहे नीतीश कुमार एनडीए में रहे या एनडीए में ना रहे, महागठबंधन में रहे, उनकी पार्टी को दबे ढके तरीके से मिल जाता है। ये क्लियर है। और बिहार की राजनीति में जब से जाति जनगणना हो गई है तो सबको दिख गया है कि अगर MY पूरी तरह से 32-32.25% वोट एक जगह इकट्ठा रहे तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। यादव में भी टूट हो जाती है, मुस्लिम में भी टूट हो जाती है, और खासकर जेडीयू की सीटों पर हो जाती है। अब नीतीश कुमार को दिख गया है कि ये मुद्दा सेंटिमेंटल होता जा रहा है, बहुत ही सेंटिमेंटल होता जा रहा है मुद्दा। और जब मुद्दा सेंटिमेंटल होता जा रहा है तो नुकसान सिर्फ भाजपा की सीटों पर भाजपा को नहीं होगा, नुकसान जेडीयू को भी होगा। तो ये मामला सामने आया। और जैसा कि आपने कहा, शुरू में जिक्र किया कि लैंड और डोमिसाइल ये दो चीजें स्टेट सब्जेक्ट है। जमीन राज्यों में केंद्र की जमीन कौन सी होती है? रेलवे की जमीन, एयरपोर्ट की जमीन, कैसरे हिंद की जमीन जो है ब्रिटेन की महारानी को जो लोगों ने दान दिया था, कैसरे हिंद कहते हैं, वो जमीन, टेलीफोन एक्सचेंज की जमीन, या केंद्र सरकार के किसी केंद्रीय विद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन, वही सब जमीन केंद्र की मानी जाती है। डिफेंस की कई जगहों डिफेंस पे की है जमीन है, हाँ, वही सब जमीनें केंद्र की होती है। वक्फ संपत्ति या धार्मिक न्यास परिषद की जमीन केंद्र सरकार के अधीन नहीं आती है। आप चाहे किसी मठ मंदिर की जमीन हो, उत्तर प्रदेश में भी जो राम जन्मभूमि स्थल बना है, वो जमीन और उसकी निगरानी और उस पूरे न्यास की निगरानी का जिम्मा राज्य सरकार ही उठाएगी, चाहे योगी आदित्यनाथ की हो या अखिलेश यादव की हो या मायावती की, जिसकी भी सरकार हो। तो जमीनों को लेकर के तो साफ साफ है कि इस पर केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। जैसे आपने देखा, लैंड एक्विजिशन बिल मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया, जमीनों का अधिग्रहण कैसे होगा जबकि जमीन राज्य सरकार का विषय है, बावजूद उसके अलग अलग राज्य कानून बना रहे हैं ना। हरियाणा ने बना लिया, कई दूसरे राज्य बना रहे हैं कि हम अपने हिसाब से जमीन का मुआवजा देंगे। भाई केंद्र सरकार को जो जमीन खरीदनी है अपने रेट से दे, अपने कानून से दे। हम राज्य में खरीदेंगे तो हम बाध्य नहीं है खरीदने के लिए, और ये राज्य सरकारों का अपना जायज भी है। किसान संगठनों को अगर लगता है तो उसके विरोध में जा सकते हैं, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था तो ये जरूर है कि जमीन हमेशा से स्टेट सब्जेक्ट रही है, और जब स्टेट सब्जेक्ट है तो वक्फ की जमीन भी है। तो जेडीयू का ये पॉइंट तो पूरी तरह से वैलिड है, लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा भी है। देखिए, अमित शाह गए थे, कल ही गए थे, 5,000 लोग भी मेरी जानकारी में गोपालगंज में नहीं जुटे थे। मैंने पता करने की कोशिश की, अपने हमारे इलाके में भी एक मंत्री जी घूम रहे थे, दो मंत्री, कि लोगों को लेके चलना है, 40 किलोमीटर ही गोपालगंज है मेरे घर से। मैंने पूछा कि भाई आप लोग, फोटो देखी मैंने फेसबुक पर, मैंने उन लोगों को फोन लगाया, पूछा कि आप लोग गए थे? तो बोले नहीं भाई हम नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? बोले रामनवमी नवरात्रा शुरू हो गया है और हम लोग मुर्गा भात पर कहीं जाते हैं, कहीं अभी शाकाहारी दाल भात तरकारी खाने कौन जाएगा, तो वो नहीं गए थे अपना। तो भीड़ नहीं जुटी थी। और वहां अमित शाह ने क्या कहा था? वहां अमित शाह ने कहा मोदी जी की और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए को जीत दिलाइए। ये नहीं कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए। और उसके बाद मेरी जानकारी के मुताबिक 8 मिनट या 9 मिनट में सीएम आवास पर जब गए थे, कुछ चंद नेता वहां 15-20 लोग मौजूद थे। अमित शाह जब मुख्यमंत्री आवास गए, अगर बहुत ज्यादा गर्म कॉफी हो वो भी 9 मिनट में शायद खत्म ना हो पाए, लेकिन कॉफी में सियासत जितनी गर्मी अगर होती तो वो मीटिंग 8-9 मिनट से ज्यादा चलती, लेकिन 8 या 9 मिनट में वो मीटिंग खत्म हो गई। शायद कोल्ड कॉफी सर्व करा दिया होगा नीतीश कुमार ने, हो सकता है, ताकि जल्दी पीजिए जल्दी जाइए। जो हुआ नहीं हुआ वो अपनी जगह है। आज आपने देखा, अभी मैंने वीडियो भी उस पर रिकॉर्ड किया है, थोड़ी देर में न्यूज लॉन्चर पे आ जाएगा। सुबह सुबह नीतीश कुमार के बेहद करीबी वो गुलाम गौस, जो वक्त के मुद्दे पर दावते इफ्तार के दिन डिफेंड भी कर रहे थे नीतीश कुमार के स्टैंड को, आज बंद कमरे में लालू यादव से 1 घंटे बात किए हैं और कैमरे के सामने लालू आवास में एंट्री की है, वो भी लोगों ने देखा है। तो जो बिहार की राजनीति में चल रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, और नीतीश कुमार कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये सब तमाम बातें कहते हैं, तो तय मानिए कि नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक स्थिति है वो कैश 22 सिचुएशन में है।
इसलिए कैच 22 सिचुएशन में है। चंद्रबाबू नायडू इस बिल पर उसके साथ नहीं है, जयंत चौधरी इस बिल पर उसके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, चिराग पासवान फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। अब आगे उनके रुख का मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या है। आज ही मैंने खबर देखी कि उनकी माँ यानी रामविलास पासवान की पहली पत्नी उन्हें घर से निकाला जा रहा है। अब सोचिए, रामविलास पासवान की पत्नी को घर से घर वाले निकाल रहे हैं और चिराग पासवान दलितों की राजनीति कर रहे हैं। अपनी माँ के लिए, न्याय के लिए वो अब तक खड़े नहीं हो पाए हैं जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बाकियों की बात क्या करें। वक्फ का मुद्दा जनता दल यूनाइटेड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पसमानदा और महिलाओं का वोटर, उसमें भी महिला वोट, वो जनता दल यूनाइटेड को चुपचाप तीर छाप। आप देखिएगा, बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में, पिछड़े वर्ग के गांव में जाइएगा तो एक नैरेटिव आपको सुनाई देगा चुनाव के वक्त, 25 से 30% लोगों में चुपचाप तीर छाप। चलिए, चुपचाप तीर छाप वो बहकता जा रहा था, वो बहक रहा था। तीसरे सुझाव पाते हैं तो चुपचाप तीर छाप पे और अभी हम जाएंगे। ये क्या जेडीयू का भी कोई दांव है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये टाइमिंग क्यों, अब तक साथ खड़े नजर आ रहे थे, क्यों एकाएक टाइमिंग चुनी है, क्या मजबूरी है दांव है। लेकिन तीसरा सुनेंगे आप, तो तीसरा जो सुझाव है, उस सुझाव से योगी आदित्यनाथ से लेके फडणवीस और हेमंता बिस्वा शर्मा से लेके भजनलाल और मोहन यादव से लेके नायब सिंह सैनी, इनको भी धक्का मारा है। अब आदमी कहेगा इनको कैसे धक्का मारा, ये सब बुलडोजर जो चल रहा था, भाजपा वाला बुलडोजर, वो बुलडोजर पे धक्का तीसरे सुझाव में। तीसरा सुझाव है, अगर कोई वक्फ जमीन सरकारी जमीन पर है तो उसका फैसला भी बिल के मुताबिक होगा। नीतीश की पार्टी का तीसरा और आखिरी सुझाव है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है, वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन, मसलन मस्जिद, दरगाह आदि बनी हो तो उसको तोड़ा न जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। ये तीसरा, इसीलिए मैंने कहा था तीसरा अपने आप में, ये जो बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि हर विवाद जब पैदा होता है, उस विवाद के बाद वहां पर भवन जो होता है, निर्माण होता है, बताया जाता है ये सरकारी जमीन है, ये सरकारी जमीन, पुराना दस्तावेज मिल गया है। नीतीश ने उस वाले जो है पॉइंट को भी पूरा क्रश कर दिया, तोड़ मरोड़ के फेंकने की कोशिश है सुझाव के जरिए। अभी तो सुझाव है ये कि अगर वहां पर जमीन पंजीकृत नहीं भी है संतोष, तो भी वहां पर आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे। अगर वहां पर मस्जिद मदरसा कुछ बना है तो वो बना रहेगा। मैं संतोष के पास आ रहा हूँ। ये खेल जो है आशीष जी, आशीष जी, ये खेल जो है समझिए, अगर ये सुझाव मान लिया जाता है तो संभल के उस मस्जिद को बचाने का क्रेडिट नीतीश कुमार के खाते में दर्ज होगा, और ये पॉलिटिकल स्कोर बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर भी करना चाहेंगे। और सुझाव नहीं माना जाएगा तो गठबंधन तोड़कर अपने वोट बैंक को बचाने की कवायद के लिए नीतीश कुमार को सीधा बहाना मिल जाएगा। ये एक ऐसा पजल है, समझिए। कुछ लोग नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं कि ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार आधे घंटे यदि राजनीति कर लेते हैं तो बिहार की राजनीति में एक चर्चा होती है कि आधे घंटे राजनीति कर लेते हैं तो 2 साल की राजनीति कर देते हैं। अति पिछड़ा किसका कार्ड था, महादलित कार्ड किसका था। और अब आपको बता दें, कुछ महीनों में आप या कुछ हफ्तों में सुन लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 10% है बिहार में, केंद्र की तर्ज पर बिहार में भी है, उसमें 2 कैटेगरी करने की तैयारी हो रही है। भूरा और बाल को अलग करने की तैयारी है 5-5% पे, समझ लीजिए। और ये झगड़ा लड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, उसमें भूरा के साथ सुने कि सैयद और पठान को रखा जाएगा और बाल के साथ शेख को रखा जाएगा। ये कवायद क्या है, चूंकि गांव में तो जहां बीजेपी चुनाव लड़ती है वहां पर बाल है, भूरा और बाल हमारे दर्शक समझते हैं। जहां जेडीयू चुनाव लड़ती है वहां ज्यादातर सीटों पर भूरा का वर्चस्व है। और अभी चर्चा है कि ज्यादातर जो है बाल वाली कैटेगरी के लोग ज्यादातर खींच रहे हैं आरक्षण का लाभ ईडब्ल्यूएस में। तो नीतीश कुमार वहां भी अति पिछड़ा और दलित में महादलित वाला कार्ड खेलने की तैयारी में है। अभी ट्रेलर है, देखते जाइए। बेटे के लिए ऐसी सियासत वो करके छोड़ते जा रहे हैं जहां अगले उनके बेटे भी 10 साल राजनीति कर सके। जी नहीं, लेकिन मैं इसलिए मुझे बीच में हंसी आई कि बिहार की राजनीति में नीतीश के सेफगार्ड के रूप में पत्रकार भी भूरा वाले ही खड़े हैं सब। नहीं, भूरा वाले
खैर मैं नाम नहीं गिनाऊंगा अभी। मैं संतोष पे चलता हूँ, संतोष पे चल रहा हूँ। संतोष पे इसलिए अब जाना है कि मैं इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए अब संतोष पे आना है। संतोष, चर्चा है कि 2 तारीख को ये बिल पेश किया जाएगा, 2 अप्रैल को। लेकिन जो ये 3 सुझाव आए हैं, इसमें मैं जो देख पा रहा हूँ, समझने को आप लोग से कोशिश कर रहा हूँ, 3 अप्रैल का ये बिल रुकवाने के लिए 3 सुझाव तो मुझे नहीं लगता है माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा, ये 3 सुझाव मानने के बाद आप ये वक्फ संशोधन बिल छोड़ दो। जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, उस पर भी ये समझ लीजिए कि पत्थर लगवाने का काम कर दे रहे हैं नीतीश कुमार। जो तीसरा पॉइंट है, देखिए तीसरा पॉइंट, इसीलिए मैं डिबेट में चाहता हूं कि पलते खुले। तीसरा पॉइंट जो है ना, कि जो पंजीकृत नहीं भी है वक्फ प्रॉपर्टी, वहां भी अगर मस्जिद मदरसा कुछ बना है तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसकी यथास्थिति बरकरार रहेगी। फिर 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, भाई साहब, जिसके लिए भाजपाई और ये जो भाजपा संघ का इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट में गया है कि इसको खत्म करो, फिर तो उस पर भी लग जाएगा एक परत, और उस पर कवच लग जाएगा, उसको कवच मिल जाएगा प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को। तो कहाँ चले थे वो, गए ना छब्बे बनने वाला हाल हो जाएगा। वक्फ बिल तो आपका गए गया, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को भी एक सील्ड मिल जाएगा, कवच मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये 3 सुझाव, ये 2 अप्रैल को ना हो। जेडीयू और नीतीश कुमार, मैं बार बार कहता हूं, उनकी सेहत कैसी भी हो, वो सातिर राजनेता है वो, हाँ सातिर राजनेता है वो। ये रास्ता कि मुसलमानों को लगे कि देखो नीतीश कुमार ने हमारे लिए कितनी बड़ी मांग रख दी। भाजपा को सबके लिए रास्ता है, यहाँ नीतीश सबके लिए रास्ता, हम खेला अभी भी नहीं कर रहे, सबका रास्ता निकालेंगे नीतीश कुमार। भाजपा जो है कहे कि अब ये सुझाव आ गया, अब इस पर विचार करना पड़ेगा, बाद में बिल सरका देते हैं। बिल सरक गया, नीतीश कुमार ने मुसलमानों में मैसेज दिया, देखो बिल रुकवा दिया नीतीश कुमार ने, फिर मुसलमानों वोट ले लें, फिर झोले में गिरा लें, खिलाड़ी आदमी है। भाजपा सरकार दे, भाजपा जब बिहार का चुनाव निकल जाए, नीतीश कुमार का भी गोटी सेट हो गया, भाजपा गोटी सेट हो गया। उसके बाद जब बंगाल में डिवीजन करवाना होगा, ध्रुवीकरण करवाना होगा, असम में ध्रुवीकरण करवाना होगा, तो बिल लेकर आ जाएंगे, और तब नीतीश कुमार कहेंगे हम तो साथ ही थे जी, हम तो साथ ही थे। तब ललन सिंह आ जाएंगे फ्रंट पे, नीतीश कुमार पीछे हो जाएंगे। क्या ये खेल तो नहीं है? देखिए बिहार आशीष जी, के मुसलमानों को झांसा देने आपके भाषा में गाजर लटका दिया, क्या वो तो नहीं नहीं कोशिश? इसको हम इस पे डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड की मांग है। ये मांग जनता दल यूनाइटेड की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई डिमांड है, और आगे बताऊंगा मैं कैसे खड़ी की गई डिमांड है। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि सौगाते मोदी बांटा गया है मुसलमानों को, और हिंदू के त्योहारों पर 50 ग्राम गुलाल और अबीर भी नहीं बांटा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ वन एंड ओनली सिंगल एजेंडा है सत्ता हासिल करना, चाहे वो हिंदुओं के भरोसे मिले या मुसलमानों के भरोसे मिले। कुछ दिन पहले न्यूज लॉन्चर पे मैंने वीडियो किया था, जब चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बात कही थी, उसी में मैंने कहा था कि जिस दिन इफ्तार की दावत का बहिष्कार का ओपन लेटर आया नीतीश कुमार की तरफ से, एक बड़े नेता जो कि दिल्ली में बैठते हैं और बाइट वाली राजनीति करते हैं, बाइट मतलब सुबह सुबह मीडिया को बाइट देके, वही उनकी राजनीति है, उससे ज्यादा कोई राजनीति है नहीं। और अपने एक पुराने बड़े भरोसेमंद नेता हुआ करते थे, धोखा दे दिया था उन्होंने, समाजवादी नेता को उन्होंने, तो धोखा देकर अब उसी तरह की राजनीति करते हैं। नाम तो बता ये दीजिए, आया कि केसी त्यागी तो नहीं आप बोल रहे हैं? आगे आता हूं, मैं उनके नाम का जिक्र आगे करूंगा। तो ये मैसेज पहुंचवा दिया गया कि भैया आपने हमें एक टास्क दिया है। मैंने करीब 1 महीने पहले न्यूज लॉन्चर पे एक स्टोरी करी थी 139 और 104 के फॉर्मूले में, जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद, कि 104 जेडीयू को जाना है 115 की बजाय, और उनको मुसलमानों पे टारगेट करना है। देखिए लक्ष्य क्या है, आप एक एक करके गौर कीजिएगा। 0.03% का वोट का अंतर था, महज कुछ हजार वोटों के अंतर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे। इस बार जो उनका लक्ष्य है 225 सीट का टारगेट। अमित शाह कल बोले थे, उससे 1-2 दिन पहले जब जेपी नड्डा के, जब जायसवाल के यहाँ मीटिंग हुई थी, तब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बोले थे। मैं करीब 15 दिन पहले कह रहा था कि टारगेट इतना ज्यादा रखेंगे कि ज्ञानेश कुमार साहब भी बखूबी खेला कर लेंगे, तो लोगों को आश्चर्य नहीं होगा। अब उस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको ये मैसेज देना जरूरी है कि एनडीए गठबंधन के साथ मुसलमान खड़ा है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि अगर 180 से 243 में से अगर 180 से ज्यादा सीटें आप लेकर आएंगे ज्ञानेश कुमार के खेले से, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे उसको? जस्टिफाई आप उसको ऐसे करेंगे, 139 से 104 का फॉर्मूला बना चुके हैं। कल कुल मिलाकर जो 20 मिनट की मीटिंग हुई, जिसमें
अमित शाह गए, गुलदस्ता दिया, फिर स्वागत किया गया, फिर अंदर गए, फिर बाहर आए, फिर फोटो ऑफ हुआ। नीतीश कुमार ने भगा नहीं दिया, अमित शाह अपनी मर्जी से उठे, अपनी मर्जी से वो निकल गए। अब इसका मसला क्या है? नीतीश कुमार को टारगेट दिया गया है कि जो आरजेडी का मुसलमान वोट बैंक है उसमें आप सेंध लगाइए और यादव वोट बैंक में मैं सेंध लगाता हूं, और बाकी काम करने के लिए ओवैसी साहब हैं। पिछली बार भी मुझे लगता है 16-17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, 5 सीटों पर वो विधायक जिताकर ले आए थे। अब ये 3 शर्तें वाली खबरों पे आता हूं। ये खबर कहां से आई? सबसे पहले इस खबर को लीक किया या छापा या चलाया बीजेपी बीट के रिपोर्टर ने चलाया है, जनता दल यूनाइटेड के बीट के रिपोर्टर ने नहीं चलाया है। इसका मैसेज देखिए कि बीजेपी नीतीश कुमार को या मुसलमानों को संदेशा देना चाहती कि देखिए नीतीश कुमार अभी भी आपके रहनुमा है। अब क्या होगा? आपने 3 शर्तें बताई, 3 में से अगर 2 शर्त भी मान ली जाती है तो 66.66% सफलता का टारगेट हो जाएगा। जेडीयू कहेगी कि देखिए हमने 2 बड़ी मांगे जो है आपकी मनवा ली है। मैसेज सीधा सीधा यही देना है कि मुसलमान मतदाता बहुत ज्यादा नहीं चाहिए इनको। जो आरजेडी के पास गया था वो 1.5-2% भी अगर ये तोड़ लेते हैं तो बहुत होगा, और नहीं भी तोड़ पाते हैं तो बाकी काम ज्ञानेश कुमार साहब के करने के लिए है। अब 3 में से 2 शर्तें कौन कौन सी मांगी जा सकती है? ये हो सकता है कि बिल ये टल जाए, बिहार चुनाव तक टल जाए, क्योंकि जो 7 दिन पहले नीतीश कुमार साहब की तरफ से अपील आया था, जिस दिन इफ्तार की दावत का बहिष्कार करने की खबर आई थी कि साहब चुनाव तक जो है इस मसले को टाल दीजिए, और चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुफीद होता है। कल की जो रैली की गई थी नीतीश का गुणगान करने के लिए की गई थी, सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से था। पता नहीं मंच पर जो हुआ, जनता दल यूनाइटेड के कई नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो हरकत की और उस हरकत को जिस तरह से प्रसारित किया गया वो भी बड़ा प्रायोजित था, क्योंकि अचानक लंबे अरसे बाद आप देखेंगे कि देश के बड़े बड़े अखबार, टीवी चैनल, बल्कि एक टीवी चैनल तो दूसरे या तीसरे मिनट आ गया था, इस पर लाइव करने लग गया था। एक बड़े अखबार ने 8वें 9वें मिनट पे ये खबर छाप दी थी या छपवाई गई थी। ये तमाम चीजें थी क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार के आवास पर एक अन्य मार्ग पर बैठक होनी थी। अब 3 में से जो आपने 3 मांगे कही, जरा मैं उनको बताता हूं कि पहला सुझाव क्या है कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, राज्य के लिए रहना चाहिए। वो तो ऑलरेडी है, क्योंकि डिफेंस की जमीन और बाकी जो अभिषेक भाई ने गिनाया वो सारी जमीन केंद्र के पास है, और इस शर्त को मानने में केंद्र को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वाकई कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस कानून के तहत मुकदमा जाएगा तो वो स्थानीय अदालत ही तय करेगी। दूसरा सुझाव जो आ रहा है कि अगर वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, ओवैसी यही तो कह रहे हैं कि 80-85% जमीन इस देश में वक्फ के पास वो है जो पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये बदलाव हो भी जाता है तो भी इस देश के मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके साथ समस्या यही है कि 80% से ज्यादा जमीनें जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। इन 2 मांगों को मानना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहली बात तो बिल लटक जाएगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर लटक भी जाएगा तो भी, और नहीं भी लटकेगा तो इन 2 मांगों को मानकर इसको पारित करवाया जा सकता है लोकसभा से। राज्यसभा के लिए इस बिल को लटका दिया जाएगा कि बिहार का विधानसभा चुनाव निपटा देते हैं। खबर छपेगी या छपवाई जाएगी कि नीतीश कुमार की वजह से रुक गया, मुसलमान वोट देते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार को, और इसका फायदा एनडीए गठबंधन को होगा। और जो 225 का अविश्वसनीय टारगेट रखा है, 5 राजनीतिक दल 243 में से 225 जीतने का दावा कर रहे हैं, और बाकी जो दूसरी तरफ 5 राजनीतिक दल है उनके कोटे में 18 सीटें ही छोड़ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र ने दिखा दिया है कि इस देश की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कुछ सारा खेला भाजपा का है। नीतीश कुमार एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो भरोसा दिया गया है कि विधानसभा चुनाव के बाद हम आप ही को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और तकरीबन 15-20 दिन पहले हम एक डिबेट कर रहे थे आशीष जी, उसमें मैंने जिक्र किया था कि इस फॉर्मूले के तहत यही था कि नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे। चुनाव की सारी रणनीति, सारी स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और कल एक खबर भी छपी है कि जो 5-6 मिनट की जो मीटिंग हुई, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी लिस्ट अमित शाह को सौंप दी है। अब ये कैसा गठबंधन है आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड ने सीलबंद लिफाफे में अपने उम्मीदवारों की सीटों की लिस्ट सौंपी है, लेकिन वो चिराग पासवान को नहीं पता, जीतन राम मांझी को नहीं पता, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं पता, और चिराग पासवान ने जो लिस्ट सौंपी है वो नीतीश कुमार को नहीं पता, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को नहीं पता। तो ये गठबंधन में इस देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि गठबंधन से सीलबंद लिफाफे में सहयोगियों से उनकी लिस्ट मांग ली गई उम्मीदवारों की, और भारतीय जनता पार्टी बाद में अपने चुनाव प्रचार वाली जो एजेंसी होती है ना, उसके हवाले से कहेगी
नीतीश जी आपका ये उम्मीदवार जो है ना इसके खिलाफ बहुत गुस्सा है, इसको अगर बदल देते तो अच्छा रहता। तो वो अनुरोध वाला आदेश होगा। और मुझे याद आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठकों का पुराना दौर, जब नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री आया करते थे और वो गिनते थे 1 2 मतलब राजनाथ आडवाणी 1 2 3 4 5 6 और फिर अपने आदमियों को कहते थे 13 कॉपी निकलवा के लिया। सुषमा स्वराज ने ऐतराज जताया था कि संसदीय बोर्ड में आकर आप गिन रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि लीक ना हो, इसी संसदीय बोर्ड ने आपको मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था। और कल नीतीश कुमार के आवास पर जो बैठक हुई, टिट्टो अमित शाह ने उसी तरह से दोहरा दिया कि लिफाफे दीजिए, लिफाफे दीजिए, लिफाफा ले लिया, रख लिया, ठीक है, हो गया, बताया जाएगा, बात खत्म, मीटिंग खत्म। और उसके बाद अगले दिन बीजेपी बीट रिपोर्टर इस खबर को फोड़ते हैं। तो मान लीजिए कि जेडीयू की मांग से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्रिएट की गई मांग है, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से एक ही अनुरोध था, चुनाव तक रुक जाइए, टल जाइए, मुसलमानों में मेरे नाम से एक मैसेज देने की कोशिश कर दीजिए। उसी पर अब आखिर उसी पे हम आएंगे। लेकिन आपने जो लिफाफे वाली बात कही ना, ये लिफाफे वाली बात वाकई पहली बार गठबंधन किसी ऐसा नहीं, गठबंधन में एक कमेटी होती है कोऑर्डिनेशन, उसके सामने सभी अपने अपने नाम रखते हैं। लिफाफे में तो मालिक को सौंपा जाता है कि मालिक लो अपना देख लेना, हम लोगों का कैसे क्या करना है, या ये हम लोगों की दरखास्त है, उस टाइप का है। रही बात आपने सीएम वाला, सीएम पे तो आप छोड़ दो, सीएम के लिए तो कुछ अभिषेक ने जो कहा वो ठीक कहा कि कोई वादा नहीं किया, और बंद कमरे में क्या भाजपा कहती है वो शिंदे साहब बहुत बड़े उसके उदाहरण हैं। अभिषेक, जो अभी संतोष ने बताया, इसमें कई तो बड़े लॉजिकल है कि बीजेपी बीट वाली, ये सब बड़ा खेल होता है छोटा छोटा कि बीजेपी बीट वाले ने खबर छापी ब्रेक की। ये 3 सुझाव, क्या नीतीश कुमार बीजेपी, अब नीतीश कुमार मांग भी डिमांड भी वही कर रहे हैं जो बीजेपी स्क्रिप्ट भेजती है कि ये लो 3 सुझाव हमको भेजो, तो भेज देते हैं। आशीष जी, क्या बिहार के मुसलमानों को झांसा देने की कोशिश है नीतीश कुमार? अब झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में चुनाव पहले एक झांसा दे दो। आशीष जी, ये खबर तभी क्यों आई है जब गुलाम गौस पहुंचे हैं लालू यादव से मिलने। मैंने जानने की कोशिश की, एक नाम नहीं बताऊंगा, बेहद जेडीयू के सॉरी आरजेडी के करीबी हैं, उनसे जानने की कोशिश की, आरजेडी में ही है। उन्होंने कहा कि नहीं ईद था तो ईद। मैंने कहा कि भाई ये उल्टी गंगा कौन बहा रहा है, ईद के दिन तो हम अपने मुस्लिम भाइयों के घर जाते हैं, ईद के दिन गुलाम गौस लालू यादव के यहाँ क्यों जाएंगे कि हम आ गए हैं, हमको बधाई दे दीजिए। अजब अजब बात है ये स्थिति। तो उन्होंने कहा कि देखिए, तो बंद कमरे में बातचीत हुई है, ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना उनके घर के स्टाफ को पता है कि क्या बातचीत हुई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बिहार में अभी एक एक्चुअल पोजीशन में आपको बता रहा हूं, थोड़ा हमारे दर्शकों को अजीब लगेगा। भारतीय जनता पार्टी 55 का आंकड़ा विधानसभा चुनाव में छूने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। 55 मैं कह रहा हूं, 55। क्या है बीजेपी के पास वोट बैंक? मैं सीधा सीधा सवाल करता हूं, एक लाइन में नहीं। अभिषेक, ज्ञानेश कुमार का नाम ध्यान में रखते हुए आंकड़ा ही बता रहे हैं आप? जी जी, ज्ञानेश कुमार का नाम ध्यान में रखते हुए आंकड़ा बता रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे डीएम को जानता हूं, मैं भी मुखर्जी नगर प्रोडक्ट हूं, ये जान लीजिए। और बिहार के आधे डीएम को मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि किसका इंक्लिनेशन क्या है, कौन राइट विंगर है, कौन लेफ्ट विंगर सोच का है, और कौन किसके साथ बैठ करके किसके रूम में, किसके कमरे में कौन सा डीएम किस बात पर उठ करके भाग जाता था। जो आज डीएम बना हुआ है उसमें से बहुत लोग, वो एक एक चीज, नाम मत खुलवाइए, नाम हम खोलेंगे भी नहीं, बहुत सारे मित्र हैं हमारे। तो मैं जानता हूं कि बिहार में अंतर रिटर्निंग ऑफिसर डीएम ही है, और उनके बिना कुछ होना नहीं है। चुन चुन करके नीतीश कुमार ने प्लेस कर रखा है। एक बात वो समझ लीजिए। आगे की बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या है बीजेपी के पास आज की तारीख में। 2.9% तेली समाज के नेता नरेंद्र मोदी, 0.6% कायस्थ समाज के नेता रविशंकर प्रसाद, 2.86% भूमिहार समाज के नेता वो क्या नाम है गिरिराज सिंह, 4.2% कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी। आपके पास वोट क्या है? आप अगर राजपूत भूमिहार वोटों के भरोसे आप मान रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत लेंगे, तो राजपूत भूमिहार पर भरोसा करने के लिए तो बिहार में कोई दूसरा तैयार ही नहीं है। नहीं भैया, एक है तो सेफ है, जाएगा, बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है, बटेंगे कटेंगे। हिंदू एक है, नारा नहीं चलता है। वो सब नारा देखिए, वो सब नारा सुन लीजिए, वो सब नारा बिहार में चलता ना, तो वो बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती भाजपा को। बिहार में जरूरत पड़ती ओम प्रकाश राजभर जैसे सहयोगियों की, संजय निषाद जैसे सहयोगियों की। वहां नीतीश कुमार की जरूरत बिहार में नहीं पड़ती, बटेंगे तो कटेंगे। वहां तो लोग कहेंगे कि अरे भाई बटेंगे तो कटे, मुर्गा कहाँ कट रहा है, बकरा कहाँ कट रहा है, वो पहले है। मुर्दाबाद नहीं होता है विपक्षी नेताओं का, भीड़ कहती है मुर्गा भात, नेता भले मंच से मुर्दाबाद कहे।
वो सब भूल जाइए जो आप कर रहे हैं। 55 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी का पहुंचना मुश्किल है। 55 सीटें मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और ये भी आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी की सीट पर एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसको कुर्मी समाज वोट देने जा रहा है। एक कैंडिडेट ऐसा बीजेपी और लोजपा का नहीं होगा जिसको कुर्मी समाज वोट देने जा रहा है। दावे के साथ मैं इस बात को कहता हूं कि कुर्मी समाज 5000 की पोलिंग कैपेसिटी तो लगभग हर विधानसभा में है मिनिमम। उस 5000 वोटों की पोलिंग कैपेसिटी से वो वंचित होने जा रहे हैं। जिनको लाभार्थी बनाते थे उसमें सबसे बड़ा समाज था 5.2% वोटों का रविदास समाज। कल को तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस कह दे कि राजेश राम डिप्टी सीएम है, देखिए वो भी बीजेपी के फोल्ड से भागा। आप किसके वोटों के बूते जीतेंगे? कास्ट वोटों के बूते जीतेंगे, ब्राह्मण वोटों के बूते जीतेंगे, आप इसके बूते, क्या नाम है आपको, क्या बताते हैं ये, अरे जायसवाल वोट जो है उनके बूते जीतेंगे। अजब बात है, बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का वोट कहाँ है, कोई हमें ये तो बताए। आज की तारीख में ये सबसे बड़ा सत्य है कि सबसे बड़े 14.25% वोटों के मालिक लालू यादव है। अब दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा वोट है, जिसके सबसे बड़े मालिक है, वो चिराग पासवान और राजेश राम है, 5.25% वोटों के मालिक। यही सत्य है। नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी है, इसलिए अति पिछड़ा वर्ग का ठीक ठाक समुदाय या फिर जो पासवान समाज, रविदास समाज या माझी समाज के वोटों के अलावा भी जो 5-6% दलित है, उन 5-6% वोटों का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ है। ये बात सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात आप करेंगे तो बिहार में जमाना बहुत बदल चुका। बिहार के वोटर, जाइए आप अपर कास्ट के नौजवानों से पूछिए ना कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। आज देखिएगा, रामनवमी अभी कुछ दिन में आएगा। 2 साल पहले जो आप जुलूस देखते थे रामनवमी में, चुनावी हिंदुत्व का ज्वार जो देखने को मिलता था, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कायस्थ और जायसवाल को छोड़ करके कोई दूसरे समुदाय का नौजवान उस जुलूस में जाकर के जय श्री राम का नारा फेनेटिक तरीके से लगाने के लिए आपको नहीं मिलेगा। बदल चुका है बिहार। चलिए, बदल चुका है बिहार, तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? फाइनल कमेंट, 30 सेकंड, 30 सेकंड, बस 30 सेकंड। फाइनल कमेंट यही है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव लड़े या उधर चुनाव लड़े, नीतीश कुमार जिधर भी चुनाव लड़े सरकार उसी के साथ बनाएंगे, या अपने खुद मुख्यमंत्री बने या बेटे को बनाए, उसी के साथ सरकार बनाएंगे जिसका विधायक दल उनकी पार्टी के विधायक दल से छोटा होगा। ये सारी वक्फ वाली कवायद क्यों बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है? सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसको वक्फ का बिल, जो बिल्कुल संतोष भाई कह रहे हैं, टालना है। उसको टालना है, उसको टालने का बहाना चाहिए। टालने के बहाने के लिए नीतीश कुमार को भी कहीं ऐसा ना हो, मैं फिर कह रहा हूं, ये खबर कब लीक हुई है? जब गुलाम गौस घर पहुंच गए। उसके पहले क्यों नहीं हुई है? गुलाम गौस कभी मंत्री नहीं रहे, प्रोफेसर साहब हैं, एमएलसी हैं। आलोक मेहता, सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार से कितने क्लोज हैं, आरजेडी के नेता हैं, बहुत क्लोज है नीतीश कुमार के। जब कहा गया कि आलोक मेहता, दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक है, उनके यहाँ 10 जनवरी को ईडी पहुंच गए उनके कोऑपरेटिव बैंक पर, हमने आपने प्रोग्राम भी किया था, याद होगा। कनेक्टिंग लिंक उनको कहा गया। अब कनेक्टिंग लिंक नीतीश कुमार ने ऐसा तो नहीं चुन लिया है जिसके यहाँ ईडी छोड़िए, ईडी का बाप भी नहीं जा सकता। भाई वो रहे क्या है? भाई ईडी वही जाएगी ना जिनके पास कुछ जिम्मेदारी रही हो, वो तो कुछ रह ही नहीं। अभिषेक भाई, इसमें मैं ये कहूंगा कि ईडी कहीं भी जा सकती है। ईडी तय मानकर चलिए कि हम लोगों का कोई लिंक नहीं, हमारे और आपके घर भी आ सकती है। ईडी तो जहां उनके बॉस कहेंगे जाना है वहां जाएगी, खबर प्लांट करेगी, नोट गिनने वाली मशीन मंगा लेगी, और 1 साल बाद पता लगे कोर्ट में जो उन्होंने चार्जशीट पेश की है उसमें कितने नोटों की बरामदगी हुई, उसकी कोई गिनती नहीं होगी। अब इसमें आपने जो बात कही, देखिए मैं खुद मानता हूं कि आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बेस नहीं है, मैं मानता हूं कि वाकई ऐसा होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है क्योंकि ईडी भी है, सीबीआई भी है, चुनाव आयोग भी है, ज्ञानेश कुमार भी है, और अभी कुंभ में जो हुआ था अभिषेक भाई, बिहार के एक-एक गांव से कुंभ में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम लग के कुंभ में स्नान करवाने ले गया था। अभी तो बहुत महीने हैं, देखते रहिए चुनावी हिंदू किस तरह से आएगा, माहौल किस तरह से बनाने की कोशिश की जाएगी, और किस तरह से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी हिंदू की तरफ आए, मुसलमान नीतीश कुमार की तरफ आए, और कुल मिलाकर जो 200 से ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी मशीन सेट कर पाती है तो उसको जस्टिफाई करे कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि मुसलमान हमारे साथ।
संतोष भाई, कुंभ में जो लोग गए थे मैं आपको बता दूं, आधे बिहार के लोग तो देख रहे थे कि कहाँ मछली का जाल कौन मार रहा है, उतरते टाइम में स्कॉर्पियो में लाद लो 2 किलो मछली खरीद के। वो हमें मत बताइए बिहार का हिंदुत्व क्या है, हम भी बिहार से ही है। और रही बात आपने ईडी के नोटिस की कही, हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां घर में आज भी खानदानी तलवार 3 पीढ़ियों से रखी हुई है कि हमारी खानदानी तलवार है, लोग उस पर गर्व करते हैं। पूर्वज हाथी पालते थे तो हाथी का वो जो पैर में बांधने अच्छा, वाली वो जंजीर तलवार होती है वो ईडी रखे वालों के हुए लिए हैं। नहीं निकालो, वही वो ईडी की ईडी के लिए नोटिस नहीं है, निकालो। वही ईडी का नोटिस है। सुनिए, ईडी का नोटिस अगर आज किसी के पास आ जाए, हमारे आपके पास, अगली 7 पीढ़ियां दिखाएंगी, 7 पीढ़ियां अगली दिखाएंगे कि हमारे दादा परदादा कितने अमीर थे कि ईडी का नोटिस आए, फ्रेम करा ईडी कर का रखेंगे नोटिस आ लोग। गया था। जी, वो स्थिति ईडी की बनी हुई है। अब क्या आप बात कर रहे हैं आज के हम जमाने में ईडी, हम सीडी तो और लोगों को डीवीडी की? बता देते हैं भाई, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों को थोड़ा बहुत दबाने डराने की कोशिश हुई थी, हम बता देते हैं कि भाई हम अपने ही मुंह से बता के अपनी तारीफ करवा ले। खैर चलिए, ये सब जो है ये ईडी की तलवारें किसके किसके गर्दन पर है वो देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये भाजपा का और दांव ईडी है, की बात नीतीश करें, कुमार एक का मिनट, दांव है। 1 मिनट आशीष जी, मैं आपको बता दूं, जब सरकार बन रही थी बहुत सारे लोगों को ये बात की जानकारी नहीं है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड उन ब्यूरोक्रेट का नाम बता दूंगा। जेडीयू भाजपा के बीच नीतीश कुमार ने जो सम्राट चौधरी को वेट कराया, या उसके बाद जो उसके पहले जो नीतीश कुमार एनडीए में आए थे, ईडी के डायरेक्टर को कैसे तय किया गया ये मालूम है? बिहार के एक बड़े चर्चित और नीतीश कुमार के बहुत क्लोज ब्यूरोक्रेट के साले साहब है ईडी के डायरेक्टर, समझ गए? और वो तय किया गया, कैसे तय किया गया? जहां-जहां जो ब्यूरोक्रेट पैसा नहीं दे रहा है, जेडीयू फंड में खर्चा नहीं दे रहा है, उन सबको पकड़ के सबकी नकेल जो है कसी जा रही है। अब कोई इस सोच चर्चा सकता था पाएंगे तो मैं कि अशोक अब चौधरी इस के चर्चा विभाग के पाओगे तो मैं इंजीनियर नाम भी बता पारनी दास दूंगा। को पकड़ा जाए? छोड़िए, देखो, इस चर्चा पाओगे तो नाम भी बता दूंगा, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं नाम ले लेता हूं, इसलिए अभी चर्चा को रोक देते हैं। हमें इजाजत दीजिए। बिहार पर नजरें बनाए रखिए, आप लोग बिहार पर नजर बनाए रखिए। आज नजर कितना ही बनाए रखेंगे, लेकिन खेल करने वाले खेल कर ही जाएंगे। हमारे अभिषेक भाई, संतोष भाई, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।